हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में समाहित कर रहे हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सीबीएसई द्वारा पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने इसमें शामिल किया है और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं अब बोर्ड एग्जाम में, आप सभी को पता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वह है मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा मोहनजोदड़ो के वास्तुकला संबंधी लक्षण किस प्रकार नियोजन की ओर संकेत करते हैं, पुष्टि कीजिए। तो मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं क्या हैं। तो मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल और यह एक नियोजित शहरी केंद्र था। शहर 2 भागों में विभाजित था और एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं बड़ा भाग लेकिन नीचे बनाया गया था। इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया है और दुर्ग को दीवार से घेर कर निचले शहर से अलग किया गया था। यहाँ से वन वर्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो को कितने भागों में समाहित किया गया, कितने भाग में बांटा गया था। निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इस प्रकार संभवतः पहले बस्ती का नियोजन होता था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। ठीक है, नियोजन, ईंटों का निर्माण, ठीक है, और नालों का निर्माण, गृह स्थापत्य, स्नानागार व सीढ़ियाँ, दुर्ग, माल गोदाम, विशाल स्नानागार। तो ये मोहनजोदड़ो की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हैं यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए अथवा पुरातात्विक विवरण केंद्र सत्ता के लिए कोई त्वरित उत्तर नहीं देते इस विश्लेषण कीजिए। तो हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य क्या थे। तो हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा जटिल फैसले लिए और कार्यान्वित किए जाते थे। जैसे हड़प्पाई वस्तुओं के में असाधारण एक रूपता को शासकों द्वारा ही निश्चित करके लागू किया गया होगा। मृद भांडों, ईंटों, मोहरों, बाटों आदि में एक रूपता शासकों द्वारा लगाई जा सकती थी या लाई जा सकती थी। ईंटों का उत्पादन एक स्थान पर न होने के बावजूद समानता थी और इस प्रकार श्रम संगठन की आवश्यकता थी। यह सभी जटिल कार्य शासक द्वारा ही संभव थे। प्रसाद और शासक, यद्यपि सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विशेष में कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता परंतु फिर भी निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर एक मत के अनुसार पुरातात्विदों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी है परंतु इससे संबंध कोई वस्तुएं नहीं मिली हैं। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है क्योंकि पुरातात्विद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। परंतु यहाँ ये उल्लेखनीय है कि हड़प्पाई सभ्यता में अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक समझी नहीं जा सकी हैं और जो उनका निष्पादन करते थे उनके पास राजनीतिक सत्ता थी या नहीं इसको प्रमाणित नहीं किया जा सका है। तो इस तरह से इसको कंप्लीट आपको कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक हड़प्पन पुरातात्विदों को कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी प्रमाणों सहित सिद्ध कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2016 में से पूछा गया था। ठीक है ना, सो आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं। तो प्रमुख राजनीतिक केंद्र, मौर्य समाज के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र जैसे राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र इसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और सुवर्णगिरी संभव है। संभव है कि साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र जैसे अफगानिस्तान का पहाड़ी क्षेत्र और उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र होने के कारण एक जैसी प्रशासन व्यवस्था ना रही हो, इसलिए 5 अलग अलग प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए हों। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि तक्षशिला और उज्जैनी महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। आवागमन के साधन, साम्राज्य में भूमि और नदी दोनों प्रकार के आवागमन के साधन विद्यमान थे। मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा आदि की व्यवस्था, विशाल साम्राज्य में राजधानी से प्रांतों में जाने के लिए काफ़ी समय लगता था अतः विभिन्न मार्गों पर यात्रियों के ठहराव, खान पान एवं सुरक्षा का प्रबंधन था। सेना का प्रबंधन,
मौर्य काल में सेना का प्रबंध उच्च कोटि का था। मेगास्थनीज के अनुसार सेना का प्रबंधन करने के लिए सेना की एक समिति 6 उप समितियाँ थी जो निम्नलिखित कार्य करती थी: नौसेना का संचालन, यातायात और खान पान का संचालन, पैदल सैनिकों का संचालन, अश्वरोहियों का प्रबंधन व संचालन, रथारोहियों का संचालन और हाथियों का संचालन। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं धम महामात्यों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति और अधिकारी। ठीक है, ये संपूर्ण पूरा जो उत्तर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2008, 2011, 2016 में इस क्वेश्चन पूछा गया है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, न्याय संगत ठहराइए। तो इस तरह से आपको उसका उत्तर पूरा लिखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय अभिलेख विज्ञान में 1830 के दशक में आई उल्लेखनीय प्रगति का वर्णन कीजिए। तो 1830 के दशक में आई उल्लेखनीय प्रगति क्या है, यहाँ इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सीबीएसई 2010, 14, 2009, 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आधुनिक इतिहासकार मगध के विकास तथा शक्तिशाली महाजनपद की किस प्रकार व्याख्या करते हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे अधिक शक्तिशाली जनपद किस प्रकार बना। अथवा महाजनपदों की 3 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। मगध किस प्रकार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको करना है आपको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने से 2015 में 2016 में से पूछा हुआ है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, इसकी जानकारी के स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास की पुनः रचना के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन किया, ऐसे किन्हीं 4 स्रोतों को उल्लेख कीजिए। अथवा मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना करने वाले किन्हीं 4 स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर स्रोत दिए गए हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संबंधित इसको आपको करना है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। इसका साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। दूसरा है मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत क्या हैं, मूर्तिकला। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनी द्वारा लिखा गया विवरण इंडिका के कुछ प्राप्तांश। चाणक्य या कोटरी द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। जैन और बौद्ध धर्म पौराणिक ग्रंथ और सांस्कृतिक वाड़म्य और सम्राट अशोक के अभिलेख। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण, प्रमुख राजनीतिक केंद्र, आवागमन के साधन, मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा आदि की व्यवस्था, सेना का प्रबंधन, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। धम महामत्तों की नियुक्ति, मंत्री की नियुक्ति, अधिकारी। अगला क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 में और 15 में से पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों में मौर्यों का वर्णन मिलता है। अभिलेख साक्ष्यों की सीमा को वर्णन कीजिए। अथवा अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की सीमा का सामना किस हद तक करना पड़ता है। भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं की आलोचनात्मक परख कीजिए। तो ये उत्तर यहाँ पर दिया गया है। साम्राज्य का प्रशासन। ठीक है, इसको आपको सबसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अशोक से हमें दम और उसके लिए यह चीज़ें ठीक है, ये कंप्लीट उत्तर जो है। अगला क्वेश्चन है क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से ही क्षत्रिय होते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो कंप्लीट उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, आठ नंबर में भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित था। तो ब्राह्मणीय दृष्टिकोण, बौद्ध अवधारणा। ठीक है, इसको आपको कंप्लीट लिखना है। ब्राह्मणी दृष्टिकोण क्या था, ठीक है, और जो बौद्ध अवधारणा वो क्या थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विशेषताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी, कारण से उत्तर दीजिए। तो आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंध में बड़ी विषमताएं थीं जो कि सामाजिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती थी। जैसा वृत्तांत से स्पष्ट है, पितृवांशिक व्यवस्था के आदर्श, विवाह के नियम और विवाह के नियम की बात करें तो पैतृक संसाधनों में कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इस प्रकार कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। उसके बाद स्त्री के गोत्र देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना कब और किसके नेतृत्व में बनाई गई? इस संकलन के विभिन्न सोपानों को वर्णन कीजिए। तो 1919 में प्रसिद्ध सांस्कृतिक विद्वान वी.एस. सुधांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना बनाई गई। इसमें कितने वर्ष लगे? 47 वर्ष लगे। ठीक है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियम भी मिलते हैं। इस कथन की रचनात्मक समीक्षा कीजिए। अथवा धर्मशास्त्रों के अनुसार चारों वर्णों के लिए आदर्श व्यवसाय क्या थे? ब्राह्मणों द्वारा उन्हें लागू करने के एक तरीके का वर्णन कीजिए। इनको लागू करने के लिए ब्राह्मणों ने क्या नीतियाँ अपनाई? CBSE 2009-2008 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को पूछा गया CBSE ने 2008 में पूछा, 9 में भी पूछा है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत जैसे जटिल ग्रंथ को समझना इतिहासकारों के लिए एक बहुत कठिन कार्य है। इस कथन का तर्कसंगत औचित्य निर्धारित कीजिए। ठीक है। इसको आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मानदंडों का अध्ययन करने का एक अच्छा स्रोत है। इस कथन के उचित तर्कों के साथ व्याख्या कीजिए। CBSE आदर्श प्रश्न पत्र में इसको क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन, पितृवांशिक उत्तराधिकार का सुदृढ़ होना, विवाह के नियम, स्त्री का स्थान और ध्रुव क्रीड़ा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन समय के पारिवारिक मूल्यों को जानने के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। इस कथन की उपयुक्त तर्कों सहित पुष्टि कीजिए। ठीक है, CBSE ने से 2013 में पूछा है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। अथवा जैन दर्शन द्वारा अहिंसा और त्याग के सिद्धांत ने चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। इस कथन की महावीर के संदेशानुसार पुष्टि कीजिए। अहिंसा, कर्म सिद्धांत, त्याग और तपस्या। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की मुख्य भूमिका की चर्चा कीजिए। शाहजहाँ बेगम और उत्तराधिकारी नूर सुल्तान जहाँ बेगम, है ना। इस तरह से क्वेश्चन भी एक नंबर पूछा गया है। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा कीजिए। 8 नंबर में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? ठीक है, इन सभी को आपको इस तरह से लिख लेना है पूरा। अगला क्वेश्चन है कि अमरावती स्तूप के नियति स्तूप उस सांची स्तूप से कैसे भिन्न थी? स्पष्ट की CBSE 2016 में क्वेश्चन को पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अच्छे आचरण और मूल्यों के को महत्व दिया, इस कथन पर प्रकाश डालते हुए जीवन पर उनकी शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए, अथवा बुद्ध की शिक्षाओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, अथवा प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। सीबीएसई 2014 8, 9, 12 और 11 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप की नियति सांची स्तूप से भिन्न थी, स्पष्ट कीजिए। स्तूप की संरचना का साधारण वर्णन कीजिए। सांची का स्तूप क्यों बच गया जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए अथवा स्पष्ट कीजिए कि अमरावती के स्तूप का क्या हुआ और क्यों। देख सकते हैं सीबीएसई ने कई बार इस क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, यहाँ इसका उत्तर ये रहा। चर्चा कीजिए कि वर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करने में सक्षम करता है। अगला क्वेश्चन है, अल बिरूनी की जाति संबंधी विवरण की व्याख्या कीजिए अथवा जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा कृत्य के नियमों की विरुद्ध थी। भारतीय जाति प्रथा पर अल बिरूनी के इस कथन की समीक्षा कीजिए। देख सकते हैं सीबीएसई 2009, 10, 13, 10, 9, 11 में कई क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इन सभी को आप बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको पूरा करके जाना है। क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है 8 नंबर में। ठीक है, बेसरी और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। बेसरी बासरी में अंतर भी पूछा जा सकता है। ठीक, कबीर अथवा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस प्रकार संप्रेषण हुआ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आपको करना है। सूफी संतों की दरगाहों पर लोगों के जाने के उद्देश्य क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ा। सूफी सिलसिलों के नामों का आधार क्या था, वली किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको देखना है। सूफी समुदाय के चिश्ती सिलसिला से संबंधित 2 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। अलवार और नैनार कौन थे, उन्हें चोल राजाओं से प्राप्त समर्थन का उल्लेख कीजिए। अथवा अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन नाम लिखिए जिसे तमिल देव भी बताया गया है। प्रथम सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में तमिल क्षेत्रों के सरदारों ने इसकी मदद किस प्रकार की। लिंगायत कौन थे, जाति प्रथा के संबंध में तथा सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उसके योगदान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आपको करना है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तालीकोटक युद्ध किनमें हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। गजपति, अश्वपति और नरपति कौन थे, यवन कौन थे, अमर शब्द से क्या अभिप्राय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेवराय के शासन की चारित्रिक विशेषताएं विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी, कथन के अस्तित्व औचित्य निर्धारित कीजिए। अतः विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्णदेवराय के योगदान पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते सीबीएसई ने क्वेश्चन को कई बार पूछा है। नायक और अमर नायक कौन थे, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में या प्रशासन में उनकी भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है,
विजयनगर के लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए जल कैसे प्राप्त करते थे, स्पष्ट कीजिए। अथवा विजयनगर साम्राज्य के जल संसाधन क्यों विकसित किए गए थे, कारण लिखिए। अथवा विजयनगर की जल संपदा की व्याख्या कीजिए। ठीक है। पुर्तगाली यात्री बारबोसा द्वारा विजयनगर के शहरी केंद्रों में देखे गए किन्हीं 4 पहलुओं को प्रकाश डालिए। अथवा विजयनगर बस्ती के दक्षिण भाग को शाही केंद्र की संज्ञा क्यों दी गई थी, स्पष्ट कीजिए। इस तरह देख सकते क्वेश्चन जो में पूछे गए हैं 2013, 15, 14 और 2008 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड सीबीएसई द्वारा पूछे गए हैं, तो आपको करना है। पंद्रहवीं शताब्दी के दौरान एक फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर की किलेबंदी से क्यों अत्यधिक प्रभावित है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दियों के मुगल काल में औसतन किसान जमींदार और पेट भरने और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए थे, किसानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली तकनीकों को उल्लेख कीजिए। ठीक है, सीबीएसई 2014, 15 और 11 में इन क्वेश्चन को पूछा गया है। इसको आपको करना है। देख सकते हैं कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो इन क्वेश्चनों को आपको करना ही करना है, इनको क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में समाहित किए हैं दोस्तों, सभी इम्पोर्टेंट हैं, और जितने लंबे बस वीडियो है उसको आप देख कर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर वाले, 3 नंबर वाले यहाँ से ज़रूर आएंगे। ठीक है, मुगल काल में भारत में कृषि आधारित समाज में महिलाओं की भूमिका को व्याख्या कीजिए। वैसे 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, जमींदार लोग अपनी जिम्मेदारियां किस प्रकार नियंत्रण बना रखते थे। अगला है संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व किस प्रकार निर्धारित किया जाता था, और ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जमींदार राजस्व राशि के भुगतान में क्यों चूक करते थे, कोई 2 कारण दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के जमींदारों की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया गया, स्पष्ट कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट है कि दामिनी को क्या था, 18वीं शताब्दी के दौरान संथालों ने अंग्रेजों का प्रतिरोध क्यों किया। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है, इसको आप कर लेना है। ठीक है,
विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकादार और जमींदार इसे क्यों शामिल हुए? विद्रोही क्या चाहते थे? विभिन्न सामाजिक समूह की दृष्टि में कितना फर्क था? जमींदार, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, कारीगर, पंडित, फकीर और अन्य ज्ञानी व्यक्ति, एकता की स्थापना, उत्पीड़न के प्रति के खिलाफ व्यापक सार्वजनिक कार्रवाई, वैकल्पिक सत्ता की तलाश। 1857 के विद्रोह के चित्रों से क्या पता चलता है? इतिहासकार इन चित्रों का किस तरह से विश्लेषण करते हैं? लॉर्ड डलहौजी की अवध अधिग्रहण नीति की आलोचनात्मक परख कीजिए, अथवा लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति ने अवध के लोगों में असंतोष किस प्रकार पैदा किया था, परख कीजिए। CBSE 2015-16 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है। 1857 के जन विद्रोह से पहले के वर्षों में भारतीय सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ के संबंधों की समीक्षा कीजिए। सहायक संधि पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है। 1857 विद्रोह के समय गांवों में असंतोष के कारण क्या थे, उसके क्या परिणाम हुए? ठीक है। असहयोग आंदोलन के कारण व स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की समीक्षा कीजिए। गांधी जी ने खिलाफत को इसके साथ क्यों जोड़ा था? उन घटनाओं का वर्णन कीजिए जिनके फलस्वरूप असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय मुसलमानों में संतोष, स्वराज व खिलाफत के साथ जोड़ना, योगदान, असहयोग आंदोलन पर निबंध। ठीक है। तो 2009 2008 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।